अब आपको इतने पॉइंट लिखने से क्लियर हो गया होगा कि घर्षण एडजस्ट कर रहा है, जितना आप बल लगा रहे हैं उसी हिसाब से वो विरोध कर रहा है, 5 to 5, 20 to 20, 80 to 80। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स 100 न्यूटन का अप्लाई कर दिया तो अब फ्रिक्शन फोर्स अब 80 से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसकी एक लिमिट है जो आप ले रखे हैं, अब इससे आगे नहीं जाएगा। अर्थात अब जो नेट फोर्स गति के लिए मिलेगा, वो जो नेट फोर्स होगा फॉर मोशन, वो हो जाएगा 20 न्यूटन। अब 20 न्यूटन का नेट फोर्स मिल गया तो इस बल के प्रभाव से वो त्वरित गति करेगा, एक्सलेटेड मोशन करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है। दैट मीन्स ब्लॉक इज एक्सलेटेड अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो कहा जाएगा कि ब्लॉक घर्षण के विरुद्ध वो त्वरित गति करता है। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि एक्सलेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन, त्वरित गति, इसको आप कहेंगे त्वरित गति। तो इस तरह से पिंड त्वरित गति करता है। अर्थात घर्षण को डिवाइड करना होगा उसकी अवस्था के अनुसार, और घर्षण की माप करनी होगी कि मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी आपने डेफिनेशन देखा अभी तक वो सब थ्योरी था कि घर्षण एक प्रकार का स्वतः समायोजित बल है, तो फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स या फोर्सेस। तो इसमें सेल्फ एडजस्टिंग को ही हम समझा रहे थे। एक लिमिट के बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा, जबकि बाय बल आप एक लिमिट से ज़्यादा ले सकते हैं पावर ज़्यादा जनरेट करके, अतः ब्लॉक को आप एक्सलेट करा सकते हैं। अभी तक जो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि फ्रिक्शन फोर्स को नहीं ले रहे थे, तो उसमें मान ले रहे थे कि सरफेस आर स्मूथ। हालांकि ये भी आप जान लीजिए परफेक्ट स्मूथ सरफेस में भी घर्षण का प्रभाव बढ़ता है। जैसे आप कभी आजमाइएगा कि आप दो स्टील की चादर जो काफ़ी स्मूथ हो आपस में रख दीजिए, जो पतले स्मूथ जो है सीट ले लीजिए, रख दीजिए, इसके बाद एक को पकड़ कर दूसरे के ऊपर खींचिए तो आप खींच नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कि स्मूथ है तो ज़रा से छू देंगे तो फिसल जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि पूर्णतः अगर स्मूथ कोई सरफेस हो जाए तो उसमें एडेसिव या कोहेसिव फोर्स का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर वो सापेक्ष गति नहीं होने देगा। इसी तरह से आप जैसे ससंजक बजाय आसंजक बल का प्रभाव जानना चाहते हैं तो एक कांच की प्लेट ले लें, जैसे कांच या कोई ग्लास है, इसका एक आधार है, इस पर पानी की कुछ बूंदें गिरा दीजिए, फिर इसके ऊपर एक दूसरी ग्लास प्लेट रख दीजिए और फिर एक को पकड़कर उस पर खींचिए, पुली आप पुश जैसे आप कहते हैं, तो उसको खींचिए, पुल करिए। तो जो पानी है कांच के मध्य आसंजक बल, क्योंकि अलग अलग मालिक्यूल्स हो गए, ग्लास के अलग एटम्स हैं, वाटर मालिक्यूल्स अलग हैं, तो इनमें एडेसिव फोर्स है। अब आप खींचेंगे तो वो चिपकेगा, जल्द आगे नहीं बढ़ेगा। तो कहा जाएगा कि यहाँ पर आसंजक बल का प्रभाव है जो गति का विरोध कर रहा है, एडेसिव फोर्स है। तो बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल सहित इसकी व्याख्या है। लेकिन मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होगा ये आप देख सकते हैं। मैथमेटिकली आप कैसे डिफाइन करेंगे तो लिख लीजिए। मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस क्या होगा किसका, फ्रिक्शन का। तो देखिए जब भी संपर्क तलों के मध्य कोई घर्षण होगा तो घर्षण आपके बॉडी के वेट, या कोई ब्लॉक है तो उसके वेट जो ग्रेविटेशन फोर्स का प्रभाव होगा उसके कारण कोई उसका भार होगा, उसका वो विरोध करता है। और यह संपर्क तलों के घर्षण की प्रकृति पर निर्भर करता है, रफनेस पर भी निर्भर करता है। तो जो घर्षण आप पढ़ रहे हैं तो उसमें देख लीजिए
जैसे आपने कोई ब्लॉक रखा है तो इसका अपना एक भार है, वेट है ड्यू टू ग्रेविटी mg न्यूटन में। इसका एक रिएक्शन फोर्स है जो अभी आप n या r जो भी लिखना चाहें, एक रिएक्शन फोर्स है। और संपर्क तलों में कोई आप एक फ्रिक्शन फोर्स दिखा रहे हैं और इस पर गति के लिए कोई आप एक वायु बल ले रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स गति के लिए। इधर है फॉर मोशन, गति के लिए। तो फ्रिक्शन जो है, जैसे समझना हो कि किस पर निर्भर कर रहा है, तो एक घर्षण तल पर 5 किलोग्राम का ब्लॉक रखकर खींचिए किसी रस्सी से बांधकर, और उसी घर्षण तल पर आप 50 किलोग्राम का ब्लॉक रखकर खींचिए। अगर दोनों पर बल बराबर लगते हैं तो क्या कौन आसानी से गति कर जाएगा या किसका विस्थापन अधिक होगा, शायद बताना ना पड़े, आप समझ गए होंगे। 5 किलोग्राम के पिन को आप अधिक आसानी से खींच सकते हैं बजाय कि 50 किलोग्राम के पिन को। अगर वो स्मूथ सरफेस होता तो ये कहा जाता है कि आप उतना ही विस्थापित कर पाएंगे, चाहे वो 5 किलोग्राम का हो चाहे 50 किलोग्राम का। अगर बल समान है तो विस्थापन बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसमें घर्षण का प्रभाव आप नहीं लेंगे, त्वरण और उसका प्रभाव को लेकर आप दिखाएंगे या कहेंगे कि आसानी से गति कराया जा सकता है। तो इस तरह से अब यहाँ पर जो घर्षण है वो इनर्शिया का अपोज कर रहा है। इनर्शिया बढ़ा दीजिए तो अपोजिशन बढ़ जा रहा है। अब इनर्शियल बैलेंस जो दिखाया गया है यहाँ पर ग्रेविटी वेट के रूप में, गुरुत्वीय भार के रूप में दिखाया गया है, तो यह आर द्वारा बैलेंस हो रहा है और यह इसी का अपोज कर रहा है। जो इनर्शियल मास है या ग्रेविटेशनल मास है उसी का अपोज कर रहा है और ये आर के बराबर है। तो इसीलिए जैसे आप कहते हैं कि आर बराबर mg और एफ जो है mg का ही विरोध कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन है वो आर के अनुक्रमानुपाती होगा, क्योंकि आर किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। इनडायरेक्टली अगर करना चाह रहे हैं तो आर है, डायरेक्टली बोलना चाहें तो mg भी है। ये एफ फ्रिक्शन फोर्स आर या mg के अनुक्रमानुपाती है। चूँकि फ्रिक्शन इसके रफनेस पर भी डिपेंड कर रहा है कि ये कितना खुरदरा है यहाँ पर, तो उसके लिए नेचर ऑफ रफनेस के लिए एक और कोफिशिएंट यूज करते हैं, म्यू आर। म्यू क्या है, इसको घर्षण गुणांक आप पढ़ते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिपेंड्स द नेचर ऑफ रफनेस बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस। यह उस बात पर निर्भर करता है कि संपर्क तलों के मध्य कितना अधिक खुरदरापन है या कम है। तो म्यू डिपेंड्स अपॉन रफनेस एरिया या कॉन्टैक्ट सरफेस, उस पर डिपेंड करता है, और आर mg को बैलेंस करता है। तो यह है मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो आप घर्षण बल की यहाँ परिभाषा मैथमेटिकल दे सकते हैं, जो ये लिखा हुआ है F इक्वल टू म्यू आर। आर का मान रखना चाहें तो आप रख भी सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर म्यू mg ऐसे रख सकते हैं, म्यू mg। तो किसी पिंड पर लगने वाली अवलंब प्रतिक्रिया तथा घर्षण गुणांक का गुणनफल घर्षण बल के बराबर होता है। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन कहा जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट एंड रिएक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक और एनी बॉडी इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। चूँकि बल है तो इसका परिभाषा तो आप जानते ही हैं, इनका मात्रक तो आप जानते ही हैं, मात्रक और बेमेल सूत्र। जैसे ये घर्षण है तो इसमें आप यूनिट वगैरह केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या डायमेंशन भी आप जानते हैं, mL/t-2। बल है तो वेक्टर राशि सदिश राशि ही है। तो इस तरह से आप इनमें घर्षण के बारे में अलग अलग ये जानकारी आप रीड कर सकते हैं। इसके साथ ही